दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रमुख विधा पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज उपन्यास पर चर्चा करेंगे। उपन्यास जो है वह हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधाओं में से एक मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है उपन्यास का उद्भव और विकास। जी हाँ, आज हम उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। उपन्यास का उद्भव और विकास, ये उद्भव और विकास है क्या? दोस्तों, उद्भव अलग चीज होती है और विकास अलग चीज होती है। सबसे पहले तो आप इस दोनों शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करिए। उद्भव का अर्थ होता है उदय। किस प्रकार से उपन्यास का उदय हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, उसको हम उद्भव कहेंगे। वहीं विकास का अर्थ होता है कि उसका जन्म तो हो गया, जन्म के बाद उसका विकास कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, वो फेमस कैसे हुए, उसे हम विकास कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उपन्यास के उद्भव और विकास को संपूर्ण देखेंगे। दोस्तों, मैं केवल एग्जाम के बेसिस में आपको पढ़ाऊंगा। उपन्यास के उद्भव और विकास पर अगर हम चर्चा करें तो हो सकता है 1-2 घंटे का वीडियो भी बन जाए, मगर मैं इतने विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उपन्यास के उद्भव और विकास को बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं उपन्यास के उद्भव और विकास को आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह से किसी भी परीक्षा में आप उस प्रकार से उद्भव और विकास को लिख देंगे तो गारंटेड आप उस परीक्षा में पास कर जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रश्न 20 मार्क का रहेगा तो उसमें से आप 17 या 18 मार्क आप गारंटेड स्कोर कर जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैंने पहले भी जैसे कि आपको बताया था कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को ड्राफ्ट करने का सही तरीका क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कहने का मतलब कि आप कोई भी एग्जामिनर, कोई भी परीक्षक जब आपके प्रश्न के उत्तर को देखता है, आपके आंसर शीट को देखता है, तो वो आपसे किसी भी प्रश्न के उत्तर को आपने फर्स्ट में कैसा लिखा उसको देखता है। उसको देखकर ही वो ये अंदाजा लगा देता है कि आगे आपने किस प्रकार से लिखा होगा। तो सबसे पहला जो होता है पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन का। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। आपको बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, आपको केवल 7-8 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले लाइंस को ही लिखना होता है। तो अब हम उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका प्रस्तावना आप, इंट्रोडक्शन आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसका प्रस्तावना आप इस प्रकार से लिखेंगे। उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। उपन्यास का उदय लगभग 1870 से मानी जाती है। उपन्यास 2 शब्दों के मेल से बना है, उप तथा न्यास। उप का अर्थ होता है गौण, वही न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना या फिर रचना करना। इस तरह से उपन्यास का अर्थ हुआ मानव के जीवन की रचना को स्थापना करना। उपन्यासकार इस साहित्यिक विधा द्वारा अपने गौण की सृष्टि करते हैं। हिंदी साहित्य में उपन्यास को पश्चिमी देशों के लेखक से प्रेरणा लेकर लिखी जाने लगी। हिंदी साहित्य में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं सदी के अंतिम दौर से मानी जाती है। इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में आपको बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने के बाद आप अंतिम में लिखिए आगे उपन्यास का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद आगे आप उपन्यास के उद्भव और विकास को विस्तार पूर्वक, कहने का तात्पर्य कि एक एक कर आप लिखेंगे। प्रस्तावना को लिखने के बाद आप उसमें और एक बिंदु को ऐड कर सकते हैं, उपन्यास की परिभाषा। देखिए दोस्तों, परिभाषा में आपको बहुत सारे विद्वान की परिभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप केवल 2-3 विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा, सटीक परिभाषा को उस पर लिख देंगे तो उतना मात्र भी पर्याप्त हो जाता है। अब उपन्यास की परिभाषा में हम 2-3 विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को देख सकते हैं। हम प्रेमचंद द्वारा दी गई उपन्यास की परिभाषा को देख सकते हैं। प्रेमचंद जी उपन्यास को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके जीवन के रहस्य को खोलना उपन्यास कहलाता है। वहीं श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। क्या लिखते हैं? श्याम सुंदर दास लिखते हैं उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उसके बाद जैनेन्द्र लिखते हैं कि उपन्यास आत्मपीड़न का साधन है। जैनेन्द्र लिखते हैं उपन्यास आत्मपीड़न का साधन है। आपने ये 3 परिभाषा दे दिया। अगर आप इतना 2-3 परिभाषा दे देंगे तो उतना पर्याप्त होता है। इसके बाद आगे हम अब उपन्यास के उद्भव और विकास को एक एक कर बिंदु दर बिंदु देखते हैं। मित्रों, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को हम कुछ बिंदु द्वारा जान सकते हैं। बिंदु द्वारा मतलब, कहने का मतलब कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप किसी भी आंसर को ड्राफ्ट करेंगे तो आपका आंसर तब ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा जब आप उसको पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अगर आप डायरेक्टली पैराग्राफ पर लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपका पूरा डिटेल ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको पॉइंट बनाकर लिखेंगे, आप उसको हेडिंग देंगे, शीर्षक दे देंगे और शीर्षक बना बना कर लिखेंगे तो वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। इसी तरह से हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को भी हम कुछ शीर्षक, कुछ हेडिंग देकर देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हेडिंग हम दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास, मतलब हिंदी साहित्य में जो प्रथम उपन्यास कौन सी लिखी गई वो, उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी उपन्यास है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास। दोस्तों, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य में उपन्यासकारों की बात करें तो सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू प्रेमचंद हम ये हेडिंग दे रहे हैं। हमने सबसे पहला क्या दिया कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास, फिर हमने दूसरा बिंदु दिया प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास, उसके बाद प्रेमचंद युग का उपन्यास, फिर हम प्रेमचंद के युग में कौन कौन से उपन्यास रचे गए, कौन कौन से उपन्यासकार थे, उनको उस बिंदु के अंदर देखेंगे। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग का उपन्यास, कहने का मतलब कि प्रेमचंद के पश्चात कौन कौन से उपन्यास रचे गए, उसको हम उस हेडिंग में, उस बिंदु के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद लास्टली हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से उपन्यास लिखे गए। तो चलिए एक एक बिंदु को विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले बिंदु को समझते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास। हमने हेडिंग दिया हिंदी का प्रथम उपन्यास। अब हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन से हैं? देखिए दोस्तों, हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर पार्य विद्वानों में, ज़्यादातर विद्वानों में मतभेद रहा है। मतलब कि ये डिबेट का विषय रहा है। कोई किसी को मानते हैं तो कोई किसी को मानते हैं, सबका अलग अलग मान्यता है। खैर, इन मान्यताओं पर चर्चा करना हम लोगों का विषय नहीं है। हम देखते हैं कि हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन कौन सी मानी जाती है। कुछ विद्वान श्रद्धा राम फिल्लोरी, क्या कहा मैंने? श्रद्धा राम फिल्लोरी, ये एक उपन्यासकार है, उनके द्वारा रची गई सन 1887 में उन्होंने एक उपन्यास रचा था जिसका नाम था भाग्यवती। श्रद्धा राम फिल्लोरी ने सन 1887 में भाग्यवती नामक उपन्यास रचा। तो कुछ विद्वान जो है इस उपन्यास को, भाग्यवती को, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं।
वहीं ज़्यादातर विद्वान जो है वे परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास द्वारा रची गई परीक्षा गुरु, जिसको सन 1882 में रचा गया था, उसको ज़्यादातर विद्वान हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में जाते हैं, कोई आप नेट वेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, आपको परीक्षा गुरु पर ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं, इसलिए ये ही प्रचलन में चलती आ रही है। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा सन 1882 में रची गई परीक्षा गुरु को ज़्यादातर विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। ये इतना आप लिख देंगे फर्स्ट हेडिंग पर। उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे जो है प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास साहित्य की बात करें तो सन 1870 से लेकर सन 1916 तक के उपन्यास साहित्य को हम प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास के अंतर्गत देख सकते हैं। इस युग के उपन्यास को भी हम 5 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक उपन्यास, तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यास। सबसे पहला सामाजिक उपन्यास, दूसरा तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा जासूसी उपन्यास, चौथा प्रेमख्यानक उपन्यास और पांचवा ऐतिहासिक उपन्यास। कहने का मतलब जो ये 1870 से लेकर 1916 तक जितने भी उपन्यास रचे गए, जितने भी उपन्यास लिखे गए, उन सभी उपन्यास को हम इन 5 वर्गों में देख सकते हैं। क्यों इन 5 वर्गों में? क्योंकि इसी 5 वर्ग में जो हमने हेडिंग दिया आपको, जैसे सामाजिक उपन्यास, इस समय में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, तिलस्मी और ऐतिहासिक वाले उपन्यास भी लिखे गए, कुछ जासूसी उपन्यास भी लिखे गए और प्रेमख्यानक उपन्यास भी लिखे गए, वहीं कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। इनको भी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक उपन्यास की बात करें तो सामाजिक उपन्यास में हम भाग्यवती को देख सकते हैं। भाग्यवती किसने लिखी थी? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। भाग्यवती जो है ये एक समाज की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है, इसलिए इसको हम सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत देख सकते हैं। वहीं परीक्षा गुरु जो श्रीनिवास दास ने लिखी थी, उसको भी हम सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत देख सकते हैं, क्योंकि ये जो उपन्यास है, ये सारे उपन्यास समाज के समस्याओं पर, समाज पर आधारित उपन्यास थे। उसी तरह से बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, किशोरी लाल का हृदय हरणी, उसके बाद उसी तरह लज्जा राम मेहता का प्रतंत्र लक्ष्मी, हनुमंत सिंह, चंद्रकला आदि आदि। ये जो सारे उपन्यास का मैंने जिक्र किया, ये सभी के सभी सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। इनमें समाज की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास है ये। नेक्स्ट, तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी में ये जो तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? फारसी कहानी के अनुकरण से। फारसी कहानियों के अनुकरण से इसकी प्रेरणा मिली। सन 1891 में देवकी नंदन खन्नी ने चंद्रकांता और चंद्रकला और चंद्रकांता संवती नामक 2 उपन्यास लिखे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई। हिंदी साहित्य में जो ये ऐतिहासिक और तिलस्मी की उपन्यास को इतने लोकप्रिय हुए, ये उपन्यास जो पाठक थे केवल इसको पढ़ने के लिए भी हिंदी सीखने लगे थे। इतनी प्रचलन हुई, ये इतनी लोकप्रिय हुई थी। हिंदी उपन्यासकारों को ये जो जासूसी उपन्यास की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो पश्चिम की पुलिस खोजों से भरे उपन्यास थे, उससे मिली। उससे हिंदी उपन्यासकारों को ये जासूसों से रिलेटेड उपन्यास की प्रेरणा मिली। इस शाखा के प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? गोपाल गहमनी। गोपाल गहमनी एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने इस तरह के तमाम उपन्यास लिखे, जैसे
जासूसों की चोरी, जासूसों पर जासूस, किले में खून, खूनी खोज आदि आदि, इस तरह के तमाम जासूसों से भरे उपन्यास को लिखा। तो इसीलिए हम जो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास देख रहे हैं तो इसको भी हम एक कैटेगरी बनाकर समझ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, तो पाठक को ये उपन्यास तो बहुत प्रिय भी लगने लगे, बहुत पढ़े भी गए। और गोपाल गामनी एक ऐसे उपन्यासकार है जो बहुत प्रचलित भी हुए। सामाजिक उपन्यास को छोड़कर बाकी जितने भी उपन्यास रहे उनमें कहीं ना कहीं प्रेम का झलक देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यास में भी हमें प्रेम की झलक देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास है उसमें प्रेम ख्यानक उपन्यास को भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। इसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास, इस युग में जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए जैसे वज्रनंदन सहाय का लाल चिन्ह, मिस्र बंधु का तारा, राजकुमारी आदि आदि, इस तरह के तमाम ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। ओके गाइस, फर्स्ट और सेकंड शीर्षक कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड में आप लिखे प्रेमचंद युग का उपन्यास साहित्य। आप शीर्षक दीजिए प्रेमचंद युग का उपन्यास। जैसा कि आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि प्रेमचंद युग का उपन्यास, इस उपन्यास के इस युग को हमने प्रेमचंद से क्यों नाम दिया, प्रेमचंद का नाम क्यों दिया? क्योंकि इस युग में प्रेमचंद ने तमाम उपन्यास लिखे और प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े उपन्यासकार में से एक है। अगर हिंदी साहित्य में उपन्यासकारों की बात करें तो उनमें सबसे पहला स्थान प्रेमचंद जी को ही दिया जाता है। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास साहित्य कब से कब तक का था? 1970 से लेकर सन 1936 तक के समय को हम प्रेमचंद युग का उपन्यास साहित्य मान सकते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया। केवल उपन्यास साहित्य को ही नहीं, उन्होंने पूरे हिंदी गद्य साहित्य को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, कई नाटक लिखे, कई उपन्यास लिखे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो ये उपन्यास लिखे, जो नाटक लिखे, जो कहानियाँ लिखे, उनमें देखने वाली बात यह है कि उन्होंने पुराने विषय को छोड़कर उसमें नए विषय को भरा। नए विषय में कौन से? उन्होंने सामाजिक चेतना के बारे में बात की, सामाजिक समस्याओं को उसने अपने उपन्यास में उभारा। उन्होंने नारी चेतना को उभारा, कृषि समस्याओं को उभारा अपने उपन्यास में। किसानों को क्या दिक्कतें थी उस समय, किसान को किस तरह से शोषण किया जाता था, उस पर उन्होंने अपने उपन्यास पर चर्चा की। उसी तरह से और तमाम यथार्थ पर उन्होंने अपने उपन्यास पर चर्चा की। इसलिए उनकी उपन्यास जो है वो बहुत बड़ी लेवल की उपन्यास है। उनके उपन्यास में हम जैसे देख सकते हैं कर्म भूमि, सेवा सदन, गोदान, गवन आदि आदि, इस तमाम तरह के उन्होंने उपन्यास रचे। तो इस तरह से आप कुछ उपन्यास का उदाहरण दे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर दे देंगे तो उतना काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत वास्ट हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, पॉइंट लिखना है और याद रखें कि मेन बातों को आपको लिखना है। उसी तरह से प्रेमचंद पूर्व युग में और भी बहुत सारे उपन्यासकार हुए। केवल प्रेमचंद ही नहीं थे, और भी उपन्यासकार हुए जैसे जयशंकर प्रसाद। इसी युग में जयशंकर प्रसाद जी भी दूसरे बड़े उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी को भी बहुत बड़े उपन्यासकार के रूप में देखा जाता है। तो वे भी इसी युग के उपन्यासकार हैं। उन्होंने भी बहुत सारे उपन्यास लिखे जैसे कंकाल, तितली, इरावती आदि आदि। उसी तरह से उनके अतिरिक्त जैसे निराला जी भी इसी युग के उपन्यासकार में से एक है। उन्होंने भी कई उपन्यास लिखे जैसे अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा आदि आदि। सन 1936 के बाद के उपन्यास को हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य कह सकते हैं। इन उपन्यासों में एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डाला गया। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी आदि आदि हैं। इस युग के उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को केंद्र न बनाते हुए मनुष्य को लक्ष्य बनाया गया। कल्याणी, तपोभूमि, त्यागपत्र, सन्यासी आदि आदि उपन्यास लिखे गए। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर
युगीन उपन्यास साहित्य, कहने का मतलब कि स्वतंत्रता के बाद में जितने भी उपन्यास लिखे गए उसको हम स्वतंत्रोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य कहेंगे। देश को जब आज़ादी मिली, आज़ादी से पहले देश के जनता ने बहुत सारे सपने देखे थे। उन्होंने जब ब्रिटिश के शासन में थे तो उन्होंने बहुत सारे दमन, बहुत सारे शोषण का सामना किया था। तो उन्होंने बहुत सारे सुनहरे सपने देखे थे कि देश आज़ाद होने के बाद ये होगा वो होगा। तो लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब अपनों ने शासन करना प्रारंभ किया, उसके बाद जनता को जिस तरह से ठगा गया, उनके सपने जिस तरह से टूटे, उन सभी विषयों पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए जो स्वतंत्रोत्तरी उपन्यास के रूप में हम देख सकते हैं। इस युग के उपन्यासकारों में जैसे यशपाल, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव आदि आदि प्रमुख उपन्यासकारों में से एक है। इस युग में कैसे कैसे उपन्यास लिखे गए, जैसे देखिए झूठा सच, गृह युद्ध, छोटों की बस्ती, इस तरह के तमाम उपन्यास लिखे गए जो बहुत लोकप्रिय हुए, जो आज भी क्या प्रासंगिक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने उपन्यास के उद्भव और विकास को कंप्लीटली देखा। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में केवल आप 2-3 लाइन लिख दीजिए, वो भी अट्रैक्टिव ही लिखिएगा, 2-3 लाइन लिख देंगे तो हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से अगर आप किसी भी परीक्षा में उद्भव और विकास को लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत ही सटीक कहलाएगा और आप बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर जाएंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली हो, आप उपन्यास के उद्भव और विकास को समझ पाए हो, तो आपसे अंतिम गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं लेकर आते रहता हूं। तो आगे भी इसी तरह के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने उपन्यास के उद्भव और विकास को समझ लिया। उद्भव इसमें हमने आज के जो हमने उसमें देखा, हमने किस तरह से उपन्यास का उद्भव हुआ, जन्म किस प्रकार से हुआ, फिर उसका विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ, हमने सभी विषयों को विस्तार से देखा। तो बहुत जल्दी अगले विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।